हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम लोग जितने भी टेट का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, वो सब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आइए, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नहीं करना चाहिए और करना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नहीं है या फिर है, ठीक है। तो सीखने के पठार मतलब कि प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला है, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित जब करेंगे तो क्या होगा, पठार नहीं, पठार क्या होता है, जैसे यहाँ पे गए, मान के चलिए ऐसे गए और ये ऐसे रह गया, ठीक है। प्लेट्यू का पठार कैसे होता है, मतलब कि एकदम चपटा टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होगा, ठीक है, समतल जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मान के चलिए कि सीखने का वक्र है, अधिगम वक्र है, और ये गया ऊपर, मतलब कि यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया उसका सीखने का स्पीड जो हो गया, स्पीड इसका तेज है, ठीक है, गति तेज है। लेकिन आगे जाके एक समय के बाद क्या हो रहा है, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, एकदम अस्थायी के तौर पे हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब कि पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीखने का पठार, मतलब कि जहाँ से बच्चे को ना तो कमी आ रही है ना ही वृद्धि हो रही है ज्ञान की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अस्थायी होता है, मतलब कि सीखने के पठार हो जाता है, ठीक है। तो इसी को पठार बोलते हैं। अब देखिए, बच्चा को अगर प्रेरित और प्रोत्साहित कीजिएगा तो क्या करेगा, बच्चा फिर आगे की ओर मतलब कि बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उसको में नॉलेज आते जाएगा। तो ये क्या होगा, सीखने के पठार का निराकरण तो नहीं हो रहा है, मतलब कि सीखने का पठार तो नहीं रह पाएगा ये, फिर इसका क्या हो जाएगा, गति जो हो जाएगा तेज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए, तो ये तो करना मान के चलिए कि है। नेक्स्ट है, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, यह भी होगा, और इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का सी, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, उसे दंडित करना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए सीखने के पठार के निराकरण के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती जाती है, उसे क्या कहते हैं। गुणोत्तर वक्र, कन्वेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग को बहुत पहले मतलब कि आप लोग को वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कशन करवा चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कस करवा दे रहा हूँ। तो देखिए, अधिगम के वक्र से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्या है, अधिगम वक्र से। तो अधिगम वक्र से जब क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें देखिए 4 तरह के आप लोग को वक्र बताया गया था, ठीक है। कौन कौन थे, पहला था आप लोग का कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, मतलब इसको बोल सकते हैं समान निष्पादन वक्र या फिर सरल रेखीय वक्र। पहला था आप लोग का लीनियर, मतलब कि इसको बोल सकते हैं सरल रेखीय वक्र, ठीक है। दूसरा आपका क्या था, दूसरा कह सकते हैं आपका कनकेव, मतलब कि अवतल, ठीक है, अवतल वक्र बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप लोग को पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब धनात्मक त्वरण वक्र। और तीसरा था आप लोग का उत्तल वक्र, और चौथा में क्या था आप लोग का, चौथा में ये उत्तल वक्र को क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव एक्सेलरेशन वक्र, मतलब कि ऋणात्मक उत्तल वक्र, मतलब कि नकारात्मक त्वरण वक्र बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तीसरा। और चौथा में था आपको आप लोग का एस शेप्ड वक्र, मतलब मिश्रित वक्र आता है वही आ जाता है, एस शेप्ड वक्र था, ठीक है। तो इसी में आ जाता है, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पे एस शेप्ड वक्र जो होता है, ये 4 ठो वक्र हो गया आप लोग का अधिगम वक्र। और अधिगम वक्र के प्रतिपादक कौन थे, तो एबिंगहॉस, कौन थे, एबिंगहॉस थे, ठीक है, एबिंगहॉस, ये याद रखिएगा, हरमन एबिंगहॉस, ठीक है, प्रतिपादक यही थे, यही तैयार किए थे 1885 ईस्वी में। कितना में, 1885 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए, सरल रेखीय वक्र जो होता है ये इस टाइप का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सीखने की गति हमेशा समान होती है, देख रहे हैं, सीखने की गति हमेशा समान है, ठीक है, यही होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सरल रेखीय वक्र या फिर लीनियर वक्र बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है।
और इसी को बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन वक्र। दूसरा होता है आप लोग का, एक होता है इस टाइप का वक्र, ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वक्र होता है। मतलब कि एक्सेलरेशन, अब जैसे एक्सेलरेशन आप लोग को पढ़े होंगे कि जो भी ग्राउंड है, अब इसके मान के चलिए कि कोई भी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, नीचे की ओर कोई भी वस्तु आ रहा है, कोई भी बॉल फेंके, अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब कि है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जब ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पे जो वक्र था, इस टाइप का वक्र था, इस टाइप का, तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वक्र जा रहा है। क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वक्र जा रहा है, ठीक है। यही पॉजिटिव एक्सेलरेशन वक्र जो होता है, ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम लोग अवतल वक्र, अवतल वक्र बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि शुरुआत में इसका सीखने की गति जो होता है, शुरुआत में सीखने की गति धीमा होती है, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, स्पीड में उसका मतलब कि गति तेज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें होता है। नेक्स्ट आइए आप लोग का, एक होता है आप लोग का अवतल मतलब उत्तल वक्र होता है। क्या होता है, उत्तल वक्र। पहले तो स्टार्टिंग में क्या होता है, गति तीव्र होता है, फिर बाद में क्या होता है, कमते जाता है, मंद होते जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है गया, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये नीचे की ओर जाने लगा। तो ये हो गया आप लोग का उत्तल वक्र। और यही क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे पूछा है कि प्रारंभ में गति सीखने की गति जो है तीव्र है, बाद में क्रमशः मंद होती जाती है। तो ये था आप लोग का नेगेटिव एक्सेलरेशन वक्र, इसको बोल सकते हैं, या फिर उत्तल वक्र बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर घटता हुआ वक्र बोल सकते हैं, या ह्रास निष्पाद वक्र बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। और एक और वक्र होता है आप लोग का एस शेप्ड वक्र होता है, जिसमें एस आकार का मतलब क्या आता है, जैसे मान के चलिए कि इस टाइप का रहा आपका, ठीक है, एस शेप्ड वक्र। पहले क्या होता है, सीखने की गति इसमें क्या होता है, शुरुआत में धीमी हुई, फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक स्पीड में गया, ठीक है। और यहाँ से पहले क्या होता है, धीमा होता है, एस शेप्ड वक्र में धीमा, बाद में क्या होता है, स्पीड होता है, मतलब तीव्र होता है, और फिर से क्या हो जाता है, इसको में धीमा हो जाता है, ठीक है। तो ये है आप लोग का एस शेप्ड वक्र, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग मिश्रित वक्र, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इतने सारे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिस वक्र में क्या था, गति तीव्र होता है सीखने के प्रारंभ में, और बाद में क्या होता है, मंद होता है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान में आ गया होगा कि कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा, ठीक है, अभी बताया आप लोग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्वेक्स कर्व, मतलब उत्तल वक्र जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे उन्नतोदर वक्र यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और कनकेव को बोला गया है नतोदर वक्र। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन है या फिर कर्व लाइन जिसको बोल सकते हैं मिश्रित वक्र, इसी को बोलते हैं हम लोग एस शेप्ड वक्र बोलते हैं, ठीक है। एबिंगहॉस 4 प्रकार के अधिगम वक्र दिए थे, ठीक है। और पठार आप लोग का अधिगम पठार आप लोग को बता दिए क्या होता है कि ये सीखने की गति वहाँ पे एकदम नॉर्मल हो जाता है, मतलब कि ना तो सीख पाता है ना ही कम हो पाता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ आप लोग को हम हर वीडियो में लगभग बताते जा रहा हूँ, नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए व्यक्तिक विभिन्नता आप लोग को बताया भी थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर तो ये भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता, ये भी सही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा आप लोग का, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा। अब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये तो रहेगा ही। अब कुसमायोजन का निराकरण भी करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। तो दोस्तों अभी तक वीडियो अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 20। यहाँ पे कहता है कि निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं कि 40, 38, 36, 50 51 इतना है, ठीक है। तो उपरोक्त की क्या है, आप लोगों से पूछ लिया गया है माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका क्या होगा आप लोग को बताया भी थे पहले वीडियो में, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ आप लोग का।
सपोज कीजिए कि इतना है, इसको क्या करेंगे, या तो हम लोग इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्डर में सजा लीजिए। मान के चलिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिए, पहले 23 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आप लोग का 23, 36, 38, 40, फिर आ जाएगा 50, 51, फिर आ जाएगा आप लोग का 54। ठीक है, 7, 54 था, 7 था तो 54 है। अब देख लीजिए कि माध्यिका जो होता है एकदम मध्य में होता है, तो मध्य में कौन हो जाएगा, 1 2 3 7, कितने छात्र हैं तो 7 हैं, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 इधर से हटा लीजिए और 3 इधर से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मिडिल में है, और जो बीच वाला बच जाएगा यही क्या हो जाएगा आप लोग का, माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लीजिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि बढ़ते क्रम जिसको बोल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी सजा लीजिए और दोनों तरफ क्या होगा, 3 इधर से छूट रहा है, 3 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में जो आ जाएगा मान के चलिए ये हो जाएगा आप लोग का इतना। लेकिन आप बोल देते कि सपोज कीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब इसको बोल दे कि इसमें माध्यिका कितना होगा। यहाँ पे तो ऑड नंबर रहा, मतलब कि विषम संख्या रहा, 7 था, तो इधर से 3 छूट गया, इधर से 3 छूट गया, और बीच वाला क्या था आपका आंसर बन गया था। ठीक है, मध्य में आ गया था। लेकिन जब ऑड ना रह के इवन रहे, मतलब कि सम संख्या रहे, तो कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो माध्यिका कितना हो जाएगा। अब इधर से भी एक छोड़िए, इधर से भी एक छोड़िए, तो बीच में क्या आ जा रहा है, 2 ठो आ जा रहा है, तो 2 + 3 कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 2 5, मतलब कि 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माध्य हो गया आपका। क्या हो गया, माध्य हो गया। लेकिन माध्यिका क्या होगा, माध्यिका क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ये जो दूसरा दूसरा पद जो है इसके क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 1 2 3 और 4 का माध्यिका कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये रुचि का संबंध है किससे है, रुचि का संबंध किससे है। इसका जो माध्यिका आ जाएगा 7 छात्रों का, तो इसका माध्यिका कितना आ गया था, 40। ठीक है, आंसर सी सही होगा। अब कह रहा है कि रुचि, रुचि संबंध है किससे है, योग्यता, अवधान, या फिर बोल सकते हैं ए और बी और दोनों, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो रुचि का जो संबंध है ये किससे है, तो आपका अवधान से है। अवधान किससे है, अवधान। अवधान यानी कि अटेंशन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अटेंशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब अवधान होता क्या है, अवधान होता क्या है, तो देख लेते हैं अवधान क्या होता है। अवधान जो होता है किसी उत्तेजना के प्रति चेतना, किसी उत्तेजना के प्रति चेतना और चित्त वृत्तियों के केंद्रीयकरण को हम अवधान की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति के सम्मुख निरंतर विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाएं उपस्थित रहती है। व्यक्ति में क्या है, प्रत्येक के प्रति समान रूप से चेतना नहीं रहती है। वह केवल कुछ ही उत्तेजनाओं को, एक या वस्तु से संबंध उत्तेजना को ही केंद्र में लाता है। उत्तेजनाओं का यह चयन उसकी रुचि पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसमें उपस्थित वस्तुएं उसे हमेशा क्या करता है, प्रभावित करते रहता है। क्या करता रहता है, प्रभावित करते रहता है। लेकिन उन सभी वस्तुओं को एक साथ मतलब कि ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अपनी आवश्यकता तथा अभिरुचि के अनुकूल चुनकर किसी खास वस्तु की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अवधान यानी कि इसको बोल सकते हैं एक तरह से मॉडर्न युग में कि अवधान यानी कि ध्यान। ठीक है, तो ये बोल रहा था यहाँ पे कि जैसे मान के चले कि वातावरण, कहीं आप जा रहे हैं, मार्केट में ही गए, ठीक है, आप पुस्तक के दुकान में गए, आपको किताब लेना था, तो वातावरण मतलब कि अब जा रहे हैं, तो सपोज कि मार्केट में गए, तो क्या कीजिएगा, आपका जो ध्यान रहेगा हमेशा ये कुछ और की दुकान पे नहीं रहेगा, जैसे कपड़ा लत्ता की दुकान पे नहीं रहेगा। आप लोग का जो ध्यान रहेगा वो किस पे रहेगा कि बुक का दुकान कहाँ पे है। ठीक है, तो वो क्योंकि आपको बुक लेना था, क्योंकि वो आवश्यकता था। ठीक है, तो यही यहाँ पे अवधान का काम करेगा, मतलब कि ध्यान उसी ओर आकर्षित होगा। ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे ज़रूरत थी पुस्तक की, किसकी, पुस्तक की ज़रूरत थी, बुक की। तो आपका जो दुकान किसकी दिखेगा, तो यह दिखेगा आप लोग का पुस्तक का ही दुकान दिखेगा।
बीच में आखिर बहुत सारे दुकान आएंगे, लेकिन दुकान ये सब दिख नहीं पाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो अवधान के बारे में ये थी, ठीक है। वह चीज़ें मतलब कि दिख नहीं पाएगा, ध्यान तो रहेगा, ठीक है। लगभग एक झलक दिखेगा, 5 से 6 सेकंड तक रहेगा, बट वहाँ पे लगेगा कि ये वो हम लोग को मतलब कि पुस्तक की दुकान पे ही जाना है, वहाँ से बुक लेना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान जो रहेगा पुस्तक की दुकान पे रहेगा, पुस्तकें पे रहेगा, ठीक है। तो ये थी अवधान। अब अवधान के बारे में आप लोग का एक रॉस महोदय थे, उन्होंने भी बोला था कि अवधान विचार वस्तु को मन के सामने बतलाने की प्रक्रिया है, ठीक है, रॉस महोदय के अनुसार था। लेकिन एक और मनोवैज्ञानिक थे, वो थे डम्बलिन, क्या थे, डम्बिल, क्या थे, डम्बिल थे। इनके अनुसार था कि किसी दूसरे वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रीकरण अवधान है। जैसे कि किसी दूसरे वस्तु, अभी बताया कि पुस्तक की दुकान पर जाना है तो पुस्तक पे ही आपका एक ही जगह केंद्रीकरण है, ठीक है। कपड़े लत्ते की दुकान पे केंद्रित मतलब कि वहाँ पे ध्यान नहीं है। तो ये बोले थे कौन, डमलिन, कि किसी दूसरे वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान कहलाता है, ठीक है। तो ये थी अवधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, रुचि का जो संबंध है ये आपका अवधान से है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, सीखने का स्थानांतरण। आप लोग को बताए थे सीखने का स्थानांतरण 2 तरह से होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो नहीं मतलब कि स्थानांतरण हुआ उसको क्या बोलते हैं, शून्य होगा। नेगेटिव स्थानांतरण क्या हो जाएगा, मान के चलिए कि बॉर्डर पे है, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे मतलब तैनात है, ठीक है। तो ये सैनिकों मतलब दूसरे अपने दुश्मनों को मारने के लिए अगर बुलेट गन जैसे सीखे हैं तो उसका उपयोग अगर दुश्मनों को मारने के लिए कर रहे हैं तो ये क्या होगा, मतलब कि ये उनका ये पॉजिटिविटी है। लेकिन अपने ही मतलब कि अब सैनिकों पे इस्तेमाल करने लगे तो ये फिर नेगेटिविटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सीखे हुए ज्ञान या कौशल विषय अन्य वस्तु का उपयोग अन्य परिस्थितियों में मतलब कि करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, सीखने का स्थानांतरण होता है, ठीक है। जिस तरह से आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव जो स्थानांतरण होता है सकारात्मक होता है। जैसे मान के चलिए कि साइकिल चलाने के लिए कोई सीखे हैं तो बाइक चलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो ये इसका क्या होता है, पॉजिटिव स्थानांतरण होता है, सकारात्मक स्थानांतरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो ये है आपका उत्तेजना है, क्या है, उत्तेजना है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या है, तो उत्तेजना है। यहाँ पे देख लीजिए प्रेरणा आया है, प्रेरणा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेरणा या इसी को बोलते हैं अभी हम लोग अभिप्रेरणा, मोटिवेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अभी प्रेरणा होता क्या है, अभी प्रेरणा बोलते किसको है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा अभी प्रेरणा क्या होता है। अभी प्रेरणा जिसको बोल सकते हैं कि प्रेरणा शब्द को इंग्लिश में क्या है, मोटिवेशन, मतलब अभी बोले क्या होता है, मोटिवेशन होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम, क्या होता है, मोटम शब्द से होता है, क्या है, मोटम शब्द से, मतलब मोटम जो धातु है उससे हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, मूव। ये जो मोटम धातु है, मोटम धातु से इसका मूव, मोटर, मूव, मोटर और मोशन, ठीक है। ये 3 चीज से हुआ है। प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ और मनोवैज्ञानिक अर्थ में कह सकते हैं कि हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है, ठीक है। इस अर्थ में हम किसी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। हमारी हर प्रतिक्रिया या व्यवहार का कारण कोई ना कोई अलग उत्तेजना मतलब कि अवश्य होता है, ठीक है। देखिए प्रेरणा, अभिप्रेरणा को लेकर मतलब कि अपने अपने मत दिए हम, अपने जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं लगभग वो सब अपने अपने मत दिए हैं। जैसे मान के चलिए एक थे जॉनसन महोदय थे, कौन थे, जॉनसन महोदय थे। इनके द्वारा कहा गया है कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार की ओर संकेत करता है और उसका मार्ग निर्देशन करता है, ठीक है। ये सब आप लोग नोट करते चलिएगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ मतलब कि क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, हमेशा पूछ ले जाते हैं हर एक जितने भी टेट एग्जाम हो, सारे टेट एग्जाम में।
रीट वाले में तो कुछ ज़्यादा ही पूछ लेते हैं, और यूपीटीटी वाले में तो ध्यान में रखिएगा। सीटेट में भी पूछते हैं लेकिन उतना नहीं पूछते हैं इससे, बट याद रखिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जॉनसन महोदय के द्वारा था। एक थे गुड महोदय। कौन थे? गुड महोदय। गुड महोदय के अनुसार था कि क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रेरणा बोलते हैं। एक थे वुडवर्थ महोदय। कौन थे? वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय के अनुसार था कि प्रेरण जिसको बोल सकते हैं, प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है, प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित व्यवहार के लिए और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेरणा। तो ये था गुड महोदय के अनुसार, वुडवर्थ महोदय के अनुसार और जॉनसन महोदय के अनुसार। ठीक है, प्रेरणा ये थी। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा? आप लोग का उत्तेजना हो जाएगा। 24 आइए, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। देखिए यहाँ पे स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, एक किसका कथन है? तो ये कथन था आप लोग का वुडवर्थ का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। मैकडूगल के बारे में आप लोग को बताया थे, कितना मूल प्रवृत्तियाँ दिए थे, कितना 14 थो और 14 संवेग भी था इनका। ठीक है, रॉस के महोदय के बारे में बताया कल ही, पिछली वीडियो में मतलब कि बताए थे, आप लोग देख लीजिएगा। और जेम्स ड्रेवर के बारे में भी बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने को आंतरिक दशा नहीं है? अब यहाँ पे देखिए कि कौन सी दशा ध्यान यानी कि अवधान, ठीक है, आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। ठीक है, उद्दीपन की स्थिति या आवश्यकता, या ए या बी, या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए आंतरिक दशा है, आंतरिक दशा कौन है? आवश्यकता जो है आंतरिक दशा है, लेकिन उद्दीपन की स्थिति जो है आंतरिक दशा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, किससे होती है? अभी बताए थे कि मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेग और मूल प्रवृत्ति आप लोग को बताए थे 14 ठो। ठीक है, नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों से। अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अभी बताया कि अभिप्रेरणा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा क्या होता है? आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता का प्रयोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, बिना आवश्यकता का कोई अभिप्रेरणा मतलब कि निकल कर ही नहीं आएगा। जैसे मान के चले कि अभिप्रेरणा के स्रोत में जैसे आवश्यकता जो है, अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। इसमें अंतर्नोद मतलब ड्राइव और प्रोत्साहन की भी अपनी अपनी भूमिका होती है। ठीक है, मान के चलिए कि आपको आवश्यकता हुआ, जैसे भूख लगने की, भूख लगा, आप लोग खाना खाए तो क्या होगा? फिर आवश्यकता होगा खाने की? नहीं होगा। तो यही होता है आप लोग का अभिप्रेरणा जो होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि अभिप्रेरण के लिए अक्सर किस वर्ड का यूज कर सकते हैं हम लोग? तो आवश्यकता की यूज कर सकते हैं। मान के चलिए कि प्यास लगा, पानी पी लिए, तो प्यास फिर से पानी पीने का मन करेगा? नहीं करेगा अभी। ठीक है, फिलहाल नहीं करेगा, बाद में तो करेगा ही, बट जब आवश्यकता होगी तभी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। कोई विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, कोई विद्यार्थी को निर्मित प्रत्यय के अंतरण का अवसर देना चाहिए। तो अवसर देना यह तो बहुत अच्छी बात होता है। तो यह बोल रहा है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए, निर्माण के लिए शिक्षक क्या करेगा? सब उपरोक्त सभी क्रियाओं को करना चाहिए। ठीक है, ये सरल से जटिल की ओर जाएगा, मतलब कि पहले छोटे मतलब कि आसान सा क्वेश्चन देगा, फिर क्या करेगा? जटिल, फिर जटिल, फिर जटिल। तो इस तरह से आप लोग को क्रम वाइज में चल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बच्चे जल्दी सीख पाएंगे। अवसर देना ये और उचित बात है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये जो है चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? तो अगर पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो इसका आंसर जरूर दे पाएंगे किसने दिया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का रॉस महोदय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए और उपरोक्त में सभी क्रिया करना चाहिए। कल्पना के बारे में बताए थे आप लोग को। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक का मतलब कि नाम कल्पना को लेकर अपने मनोवैज्ञानिक क्या दिए थे, मत भी दिए थे। ठीक है, बताए थे कि जेम्स ड्रोवर महोदय के अनुसार, जेम्स ड्रेवर या ड्रोवर बोल सकते हैं, जेम्स ड्रेवर महोदय के अनुसार क्या था, कल्पना दो प्रकार के था, एक ग्राह्य कल्पना था, एक सृजनात्मक कल्पना था। ठीक है, नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी, मतलब ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए और रचनात्मक प्रवृत्ति पर के विकास पर ध्यान भी देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।